नमस्ते। कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश में, देश के अलग अलग हिस्सों में फैल चुकी है। कुछ इलाके ज़्यादा प्रभावित हैं, कुछ कम प्रभावित हैं। हम फिलवक्त हैं लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी, देश के सबसे बड़े सूबे की राजधानी लखनऊ इन दिनों चर्चा में है, हेडलाइंस में है कोरोना के मामलों को लेकर, कोरोना की बेहद भयावह स्थिति को लेकर। एक समय जहां पर जब हम नॉर्मल आम आदमियों से बात करते हैं तो लोग हमें बताते हैं कि प्रशासन कैसे फेल होता दिख रहा है, फेल हो गया है, लोगों के पास मदद नहीं पहुंच रही। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, एक सरकारी महकमे से दूसरे महकमे, एक सेंटर से दूसरे सेंटर, लोग इलाज पाने, ज़रूरी चीज़ संसाधनों को जुटाने में अपने जूते घिस रहे हैं, धूप में लंबा लंबा इंतज़ार कर रहे हैं। और ऐसे में इसी शहर के भीतर कुछ लोग हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो खुद आगे आकर लोगों की ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। फिर चाहे खाना पहुंचाना हो, दवाएं जुटाना हो, कुछ सशरीर कर रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। तो हमने सोचा इतनी सारी नेगेटिविटी है, वो सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं दिखानी, लेकिन इसके बीच में एक उम्मीद बंधनी भी ज़रूरी है। पॉजिटिव चीज़ें जो फील्ड पर हो रही हैं वो भी बताई जानी ज़रूरी हैं। और इसीलिए कोविड केयर प्रोग्राम के अंतर्गत ललन टॉप ने शुरू किया मदद के हाथ नाम की एक सीरीज़, जिसमें हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो इस तरीके की मदद मुहैया करा रहे हैं लोगों के लिए। तो हमारे साथ हैं वर्षा वर्मा जी, इनका एक संगठन है कोशिश एक आशा, एक कोशिश, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक कोशिश ऐसी भी। ये क्या करता है संगठन? ये आपके पीछे यहाँ पर जो आप दो गाड़ियाँ देख रहे हैं उस पर लिखा है निःशुल्क सेवा। ये निःशुल्क सेवा एम्बुलेंस को लेकर है। ये शवों को पहुँचाना, क्योंकि एम्बुलेंस भी नहीं मिल रहा, सरकारी जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत एम्बुलेंस की संख्या है बेहद कम और ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और डेड बॉडीज़ के लिए एक तो मरीज़ों को ही नहीं मिल रहा, दूसरा जो डेड बॉडीज़ हैं और वो भी कोविड पेशेंट्स की, वो काफ़ी ख़ास ख्याल, काफ़ी ख़ास हिदायतों के साथ ले जानी पड़ती हैं, तो उसके लिए नहीं है सुविधा। तो ये वर्षा वर्मा जी और इनका संगठन जो है वो ऐसे ही लोगों की मदद करता है, उन्हें एम्बुलेंस सेवा मुहैया कराता है। न केवल इतना बल्कि उनके अंतिम संस्कार में भी, जिनका कोई नहीं है, उनके अंतिम संस्कार में भी ये मदद करती हैं। तो ये कैसे शुरू हुआ, कब से ये काम कर रही हैं, ये सब इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, काफ़ी बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत व्यस्त थी लेकिन आपने हमें अपना समय दिया। मैं जानना चाहूँगी सबसे बड़ा सवाल कि कब से शुरू हुआ ये? वैसे तो मेरा संगठन काफ़ी समय से डेस्टिट्यूट बॉडीज़ पे काम कर रहा था, लेकिन इस समय की जो हालात की जो सबसे बड़ी मांग थी, एक्चुअली कुछ हुआ इस तरह से था कि मैंने अपनी बचपन की दोस्त इसी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ही कुछ समय पहले खो दी थी उसको। उसके लिए मैं किसी गाड़ी का इंतज़ाम नहीं करा पा रही थी। 4-5 घंटे हम खुद परेशान रहे कि उसके लिए कोई शव वाहन वाली गाड़ी मैं करा सकूं ताकि उसका क्रिमेशन हो सके। मैं नहीं कर से हाँ, कोविड से उसकी डेथ हुई थी। तो ये चीज़ मुझे अंदर से, इस बात ने मुझे इतना ज़्यादा हिला करके रखा था कि जब हम इतना परेशान हुए हैं तो अब बाकी लोगों की मदद कैसे की जाए, उनको कैसे बचाया जाए, उनके लिए कुछ भी अगर छोटा सा कर पाएँ। तो दिमाग में एक आइडिया आया कि हम लोग एक गाड़ी हायर कर लेते हैं, क्योंकि तुरंत गाड़ी ख़रीद करके काम कराना पॉसिबल नहीं था। तो मुझे लगा कि एक गाड़ी हायर करते हैं, और ये वाली गाड़ी मैंने हायर की, वैन हायर की, इसके पीछे की सीट निकलवा दी है और किसी भी गरीब व्यक्ति की मदद हो जाए इसके थ्रू। पूरी तरह से ये मुफ्त है, क्योंकि जब हम मेहा के लिए, अपनी दोस्त के लिए चाह रहे थे तो 10,000 15,000 की डिमांड रखते थे, जो कि हमारे पास उतना नहीं था पैसा कि मैं उसके लिए इतना खर्च कर सकूं। तो मैंने ये जो सुविधा दी है यहाँ लखनऊ की जनता के लिए, ये पूरी तरह से मुफ्त है। हम लोग एक भी पैसा नहीं लेते हैं और पूरी तरह से इस मुफ्त सेवा हम लोग दे रहे हैं, और इस छोटी सी एक कोशिश कर पा रहे हैं कि हम लोग इस सेवा के थ्रू कुछ लोगों की मदद हो पाए। आपने बताया कि आपका ये संगठन, एक कोशिश ऐसी भी काफ़ी टाइम से जो डेस्टिट्यूट बॉडीज़ थी, जो जिनको कोई नहीं पूछता, जो पड़ी रहती हैं, उनको लेकर काम करता था। हाँ। तो ये किस तरीके का काम था? आप लोग उनको भी घाट पर जैसे शमशान वगैरह में ले जाते थे आप? हाँ। उनको जो मेरा पहले जो संस्था के थ्रू जो काम चल रहा था, यूँ तो देखा जाए कि जब से मैं 14-15 वर्ष की थी, मैं तब से इन कामों में जुटी हुई हूँ। लेकिन एक संस्था डालने के लिए, जैसे लोगों ने कहा कि तुम्हें और मदद भी मिल जाएगी, लोगों की हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा,
तो पिछले 5-6 साल पहले मैंने इसको रजिस्टर्ड संस्था करवाई। एक कोशिश ऐसी भी 3 सालों से मैंने जो सड़कों पे जो डेस्टिट्यूट लोग जिनके कीड़े पड़ जाते हैं या कोई बड़ी बीमारी से ग्रसित होते हैं, उनके घर वाले उनको छोड़ जाते हैं, ऐसे लोगों को हॉस्पिटलाइज कराना, नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, डाइपर चेंज करना, सारा हम लोग डेली वेजेस पे करते हैं। अभी भी हमारे कई पेशेंट्स हैं या कई घरों में ऐसे मानसिक विकसित महिलाएं हैं या पुरुष हैं जिनको हम लोग डेली जा कर के खाना पहुंचाना, उनके घर की साफ़ सफाई करना, ये सारी चीज़ें हम लोग का डेली रूटीन में आता है। इसी बीच में अगर हमारे किसी पेशेंट का डेथ हो जाता है तो उसका हम लोग क्रिमेशन अपने हाथों से कराते हैं, या सिविल हॉस्पिटल से जो डेस्टिट्यूट बॉडीज़ होती हैं वो भी हम लोगों को मिल जाती हैं, तो फिर उनका भी हम लोग क्रिमेशन अपने हाथ से करते हैं। तो ये इस तरह से हम लोगों का प्रोसेस चलता रहता है। संस्था हमारी एजुकेशन पे भी काम करती है, मेडिकल पे भी काम करती है, और चाहे वो वृद्धाश्रम में दवाइयाँ पहुँचानी हो या कुछ भी हो, बेसिकली हम लोग सोशल मीडिया पे ये शेयर करते हैं अपनी पोस्ट के साथ में, जो कि हर रोज़ एक इंस्पिरेशनल पोस्ट होती है अपने काम के साथ, फ़ोटो के साथ। नीचे ये 2 लाइनें होती हैं कि किसी भी वास्तविक सेवा के लिए आप संपर्क कर सकते हैं वर्षा वर्मा, दीपक महाजन, और हम दोनों के कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए होते हैं। दीपक महाजन कौन है? दीपक महाजन जी और हम दोनों ही इस पूरे संस्था के पिलर हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ जब होते हैं तो ये 2 लोग नहीं होते, 111 लोग होते हैं। हम ही दोनों लोग काम कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इस समय दीपक महाजन जी कोरोना में पड़े हुए हैं और काफ़ी उनकी सीरियस कंडीशन है, वो मेरे साथ नहीं हैं। जब वो नहीं है तब फिर हम लोगों ने हमको हायर करना पड़ा ड्राइवर और गाड़ियाँ, सारी चीज़ें। अदरवाइज़ हम जो दोनों थे तो हम लोगों को किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती थी कि 111 के टीम हम लोग की तरह काम करते थे। दीपक महाजन अस्पताल में भर्ती हैं? नहीं, घर पे हैं, लेकिन क्रिटिकल हैं इस समय, बहुत अस्पताल में दाखिला दिलवाने की कोशिश की थी क्या? नहीं, बीच में कुछ हो तो रहा था लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। अच्छा। हाँ, हमारी उम्मीद है कि वो जल्दी से रिकवर हो जाएं। इतना सारा काम किया है उन्होंने, ज़रूर उम्मीद है कि वो हो जाएंगे बिल्कुल ठीक। अभी बड़े वैसे हालात हैं जैसा कि लोग कह रहे हैं कि ऐसा तो कभी देखा नहीं। हाँ, जिस तरीके की अस्पतालों में बेड नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, हेल्पलाइन नंबर्स काम नहीं आते, सरकारी व्यवस्था मतलब मौजूद होकर भी जैसे नहीं है, अदृश्य हो चुकी है एक हद तक। तो ऐसे में बहुत सारा प्रेशर है, तो कैसे हैंडल करते हैं आप लोग, और कैसे आप लोगों से लोग ज़रूरतमंद कैसे कांटेक्ट करते हैं? देखिए, मैं एक बात तो मैं आप लोगों के थ्रू एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आजकल निगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। मुझे लगता है बावजूद उसके हम लोगों को उस निगेटिविटी में भी एक छोटा सा पॉजिटिव चीज़ ढूंढ लेना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे मेरे पास पैसे नहीं थे, बावजूद उसके मैंने आज देखिए 2 वैनें हैं, मेरे पास 2 ड्राइवर हैं, चीज़ें चल रही हैं। ठीक इसी तरह से आजकल प्रॉब्लम क्या हो गई कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम तुरंत या तो किसी दूसरे के कंधे पे डाल देते हैं और तुरंत कोसना शुरू कर देते हैं, और इसमें सबसे पहले फंसती है हमारी सरकार। कोई भी हो A to Z, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि कौन सी सरकार, हम लोग सरकार को कोसते हैं। क्या अभी हमने कभी सोचा है कि बीइंग ह्यूमन बीइंग ये जो एक जनता है, जनता एक हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या हम सिर्फ बैठे बैठे सिर्फ दूसरों को कोसते रहें? अगर हर व्यक्ति अपने आप में जिम्मेदारी उठा ले, अपनी जिम्मेदारियों को समझे और इतनी छोटी छोटी सी पहल करे, तो विश्वास जानिए ये जितनी प्रॉब्लम आई है ना, हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तब मैंने ये 2 गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं और जनता मेरा सहयोग कर रही है, जनता दे रही है मुझे पैसा, जो हम इनका हायर जो किया इसका रेंट भरेंगे। लखनऊ में एक से एक अमीर लोग पड़े हुए हैं जिनके घर में 4-5 कारें हैं। अगर कोई वो ही व्यक्ति में से एक गाड़ियाँ अपनी सेवा पे लगा दें, इतना बेरोज़गार व्यक्ति पड़ा हुआ है, अगर वो ड्राइवर की तरह तो ये आपको लगता है ना कि ये सारी चीज़ें कितनी हेल्पफुल हो जाएंगी। तो ये एक छोटे से क्लिक करने की बात है और छोटे से सोच की बात है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, पर शायद वो एक बहुत आदर्श स्थिति है जिसकी मतलब हम सोचते हैं कि पैंडेमिक चल रहा है ना, ये हर बार नहीं होता है, हर महीने नहीं होता है, ये कोई फेस्टिवल नहीं है जो हर साल आए, ये पैंडेमिक है। जितनी जिम्मेदारी उनको निभानी है, इतनी हमें निभानी है, इनको निभानी है, आपको भी निभानी है। हम सब लोग मिल के निभा लें तो मान लीजिए आपके घर के अगल बगल छोटी छोटी प्रॉब्लम है, किसी को दवाई चाहिए, किसी को खाना चाहिए, आपने 1-2 दिन कर देंगी तो आपका कम थोड़े होगा।
लेकिन सिर्फ ये सोच की बात है। मुझे लगता है सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जी, मैं आपकी इस बात से एक हद तक सहमत हूँ। हालाँकि ये भी चीज़ें हैं कि चीज़ों की किल्लत है और लोग, आप जैसे लोग और भी कई लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं इंडिविजुअली अपने अपने व्यक्तिगत स्तर पर यही है कि वो मिलकर भी एक प्रशासन की कमी पूरी नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं आप लोग। जी बिल्कुल, ये प्रशंसनीय काम है। तो आप कितना खर्चा पड़ रहा है इसका और कितनी मदद आ रही है, लोग कैसे आप तक मदद पहुंचा रहे हैं? इस वैन को मैंने 1-1 महीने के लिए हायर कर रखी है, तो इनका अपना जाएगा। दोनों ड्राइवर को मैं पर डे के हिसाब से 1-1 हज़ार रुपये दोनों को देना होता है। ये मेन हमारा खर्चा है। फिर इनमें पेट्रोल डलवाना ये है। उसके अलावा हम लोगों की सेफ़्टी के लिए हम लोगों ने जो पीपी किट पहन रखी है वो है, सैनिटाइज़र है। तो ये सारी चीज़ें हैं और बस यही सारी चीज़ें हैं। लोग कैसे आप तक मदद पहुंचाते हैं? अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे, आपने कहा कि लोग कर रहे हैं तभी आप लोग किराया भर पाएंगे इसका। जी। तो वो चीज़ें कैसे आ रही हैं आप तक? सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया पे लोग इस समय बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं और हमारे पोस्ट को देख रहे हैं। उस पोस्ट के नीचे मेरा नंबर शेयर रहता है, जिनको मेरी हेल्प करनी होती है तो उस फ़ोन नंबर के थ्रू वो मुझे कॉल करते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देते हैं। चूँकि आजकल मैं कॉल नहीं उठा पा रही हूँ व्यस्तता की वजह से, तो लोग मैसेज डाल दे रहे हैं और वो उसमें सीधे लिख के भेज रहे हैं कि मैं आपकी मदद करना चाहते हूँ। तो कैसे? तो एक संस्था का एक अकाउंट नंबर है, संस्था के अकाउंट में या तो वो लोग मदद कर रहे हैं या तो मेरे पर्सनल नंबर पे जो मेरा मन नंबर है वो पेटीएम नंबर है, तो लोग उस पर मदद कर रहे हैं। जैसे ये हुआ कि आप तक मदद कैसे पहुंचती है, अब जो ज़रूरतमंद हैं आप मतलब कितने बजे, क्या आपका डेली रूटीन है? जब से आपकी दोस्त के साथ ये हादसा हुआ, वो नहीं रही और उसके बाद आपने ये फ़ैसला किया कि आप लोगों की इस तरीके से मदद करेंगी, तो आप सुबह क्या करती हैं? क्या आप यहाँ आ जाती हैं आरएमएल अस्पताल और जो मिलते रहते हैं उनको पहुँचाती हैं या कोई कांटेक्ट करता है आपसे? आज सुबह जब मैं उठी, परसों रात में मैंने अपना नंबर स्विच ऑफ नहीं किया था, मतलब म्यूट पे नहीं डाला था, तो मैं सारी रात सो नहीं पाई थी कि लेकिन जिसको ज़रूरत पड़ रही थी, वो चाहे 2 बजे हो, 3 बजे, 4 बजे, वो लगातार कॉल कर रहे थे। मैं सो नहीं पाई थी। तो येस्टरडे आई वाज फीलिंग ना लेज़ी। तो कल रात में मैंने क्या किया, उसको म्यूट पे डाला था। आज सवेरे जब मैं उठी हूँ तो मैंने देखा 143 मिस कॉल्स थी, उसमें मेरे फैमिली मेम्बर्स की भी थी और मुझे कहीं ना कहीं गिल्ट भी हो रहा था कि कोई शायद बहुत ज़रूरतमंद छूट ना गया। लेकिन मैं अगर सोऊंगी नहीं, मेरी नींद नहीं पूरी होगी, तो शायद इतने एनर्जी से मैं नेक्स्ट डे काम नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल। तो आज मैंने उसमें से देखा कि जो नंबर लगे मुझे कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन पर मैंने इमीडिएटली बात की और जिनको मदद चाहिए थी वो मुहैया कराई। दूसरा कि मैं सवेरे उठ करके अपने घर के सारे काम निपटा करके जैसे रेगुलर रूटीन में हो रहा था वो सारी चीज़ें करके, एक हमारी मुन्नी अमर राधा अम्मा हैं, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। उनकी लगभग 2.5 साल से सेवा हमारे लोगों के थ्रू, संस्था के थ्रू हो रही है। उनको खाना खिलाना, पहुंचाना, 2 टिफ़िन खाना, घर में साफ़ सफाई एंड ऑल। तो आजकल साफ़ सफाई का टाइम नहीं मिल रहा है, तो खाना पहुंचा करके उसके बाद में हम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं। इन दोनों ड्राइवर्स को हम लोग यहीं पे बुलवा लेते हैं और यहीं से हमारी सेवा, आज जैसे हम लोग 9:30 बजे आ गए थे, 9:30 बजे से हमारी सेवा स्टार्ट हो गई थी। आपका मेन इलाका क्या है? आरएमएल अस्पताल में इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ से क्या आप अलग अलग इलाकों में लोगों के प्राइवेट घरों में भी जाती हैं लाशें उठाने के लिए, या और उनको लेकर कहाँ, शमशान, कब्रिस्तान, ज़्यादा चक्कर किधर का लगता है? देखिए, मैं इन दिनों कब्रिस्तान भी गई हूँ क्योंकि मुस्लिम बॉडी थी तो मुझे कब्रिस्तान भी जाना पड़ा था। और मैं सबसे ज़्यादा मैं यहीं पे मिल रही हूँ, राम मनोहर लोहिया से बैकुंठ धाम। लेकिन इस बीच में अगर हमारे पास कोई ऐसी कॉल आ जाती है कि हमारे घर में कोई नहीं है और डेड बॉडी पड़ी है, कोई हाथ नहीं लगा रहा है, तो इमीडिएटली उस घर को भी हम लोग फॉलो करते हैं, वहाँ तक जा करके उस घर से बॉडी उठा के उसको पूरा क्रिमेट कराते हैं। लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ राम मनोहर लोहिया से बैकुंठ धाम तक ही करें, क्योंकि हम ज़्यादा कम समय में ज़्यादा काम कर पाएंगे। क्या औसतन दिन भर में कितने चक्कर लग जा रहे हैं आप? और मुझे लग रहा है अगर हम आज इतनी भयावह स्थिति है कि मुझे लग रहा है कि आज तो अगर हम लगाएं तो हम कंटिन्यूअस लगाते रह जाएंगे, मुझे ब्रेक बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। आज बहुत स्थिति भयावह है। क्या आज आपको जितने दिन से आप काम कर रही हैं उसमें सबसे पीक आपको आज का दिन दिख रहा है? नहीं, कल भी बहुत पीक था, कल भी बहुत पीक था। नॉन स्टॉप बैक टू बैक हमने काम किया था। कल मुझे दोपहर में कुछ खाने की भी फुर्सत नहीं मिली थी। आज तो मैंने खा लिया क्योंकि नहीं खाते तो काम नहीं कर पाते। ये सारे कोविड वार्ड से होने वाली मौतें हैं? हाँ, इसमें आप 1% मान के चलिए कि नॉन कोविड है, अदरवाइज सारे पॉजिटिव हैं। सारे पॉजिटिव हैं। तो कल का दिन और आज का दिन कुछ बता पाएंगी? जब आप बैकुंठ धाम जाती हैं वहाँ की कुछ स्थिति आंखों देखी बता पाएंगी? स्थिति ये है, मैं सच कहूँ तो वैसे मैं बहुत मजबूत हूँ, लेकिन आज स्थिति ऐसी थी कि आज मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाई थी। मैं बैकुंठ धाम में नीचे रोने लगी थी
मैं देख रही थी कि सिर्फ 1-1 फुट की दूरी, ये परसों तक ऐसा नहीं था, इतनी ज़्यादा डेड बॉडीज़ नहीं थी। आज मंजर ये था कि इतनी जगह सिर्फ छोड़ी जा रही है क्योंकि जगह ही नहीं बची है। इतनी जगह छोड़ करके एक बॉडी जल रही है, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से लगातार मैं काउंट कर रही थी तो लगभग 27 बॉडीज़ एक साथ थी। फिर एक छोटा सा ब्रेक था, फिर उधर एक बॉडी लगी हुई थी, इलेक्ट्रिक क्रिमेशन में अलग थी और दूसरी तरफ बॉडीज़ अलग जल रही थी। बहुत बहुत बुरी स्थिति है। हाथ जोड़ के मैं कह रही हूँ, प्लीज़ जो लोग घर में रह सकते हैं वो करें, रह लें घर में, अननेसेसरली घर से ना निकले बस। वर्षा, एक बात बताइए, आपने जो स्थिति बताई है अभी बैकुंठ धाम की, भैंसा कुंड जो वो है शमशान घाट उसकी, तो ये क्या जिस तरीके के हालात हैं, बहुत भीषण हालात हैं कि बिल्कुल हम भी गए थे वहाँ पर, हमने देखा कि पहले एक छोटे से इलाके में जहाँ शेड लगा हुआ था वहाँ पर अंतिम संस्कार होता था। 15 से 20 बहुत हुआ तो औसतन संख्या रहती थी। अब जिस तरीके से हाइक हुआ है और वहाँ पे हमको जो स्थितियाँ दिखती हैं, यहाँ पे आप जितने आपको चक्कर लगाने पड़ रहे हैं वो लाशें ही जा रही हैं। आपने कहा 1% उसमें से बमुश्किल नॉन कोविड डेथ्स हैं, ज़्यादातर कोविड डेथ्स हैं। तो जो क्या आपको ऐसा लगता है कि लेकिन जब हमको सरकारी आंकड़े दिखते हैं तो वहाँ पर संख्या हमको कम दिखती है, और यहाँ पर जब हम फील्ड में देख रहे हैं और मौतों का स्केल देख रहे हैं वो काफ़ी बड़ा दिख रहा है। तो क्या अंडर रिपोर्टिंग आप हैं इसमें, आप काम कर रही हैं रोज़ाना, तो क्या आपको लगता है कि केसेस अंडर रिपोर्ट हो रहे हैं? डेफिनेटली हो रहे हैं और मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी तक सही स्थिति पहुंचाई भी नहीं जा रही है शायद, क्योंकि मंजर बहुत भयावह हैं और न्यूज़ अखबार कुछ और कहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सही आंकड़े लोगों को पता चल जाएं तो लोग भी, हालांकि इतना तो समझाया जा रहा है कि घर से ना निकले। अभी भी आप कहीं छोटी जगह चले जाइए तो इतना, ओल्ड लखनऊ में तो ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ चल भी रहा है। लोग अवेयर ही नहीं हो। हालांकि इधर आप डरे हैं जब उनके अपने खुद के लोग उन्होंने खोए हैं, अदरवाइज जब तक पड़ोस का हो रहा था तब तो लग रहा था हाँ ठीक है कैजुअल अप्रोच था, लेकिन इधर तो लोग अवेयर हुए हैं। अब तो हम बात करते हैं लोग से तो हमें बमुश्किल ही कोई याद आती है ऐसी बातचीत जिसमें कोई ऐसा शख्स हो जिसका कोई अपना नहीं हो अफेक्टेड, या वो ना इधर उधर दौड़ रहा हो अस्पताल में दाखिले के लिए, या ऑक्सीजन सिलेंडर दौड़ रहा है। हर व्यक्ति को सिलेंडर चाहिए। यहाँ पे हम एक बात अच्छा और कहना चाहेंगे, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम यहाँ पे रहते हैं तो जैसे जो कानों में आवाज़ें भी पड़ती हैं, हम नहीं जानते हैं सबको, लेकिन कानों में आवाज़ें जो पड़ती रहती हैं, मैंने ये भी देखा है कि जो लोग सक्षम हैं तो वो क्या करते हैं कि जैसे हमारे घर में बीमार हुआ तो 4 सिलेंडर मैंने अपने स्पेयर में रख लिए। जी, ये हो रहा है। इस वजह से भी क्राइसिस मार्केट में आ जाती है। आपने तो स्टोर कर लिया अब, लेकिन उनको भी ये फियर होता है कि भाई हमारा वो एक्चुअली तो हमारा व्यक्ति जी उनको किसी, मैंने ये समझा एक साइकोलॉजी ये भी है, एक से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जब आप दूसरे को परेशान होते देखते हैं और उसे चीज़ें नहीं मिलते देखते हैं ज़रूरत पड़ने पर, तो आप अपने लिए बेहद डर जाते हैं और आपको लगता है कि मेरे साथ भी ये होगा तो तब मैं क्या करूँगा, और आप तब फियर में, आउट ऑफ फियर। तो अगर प्रशासन ये आश्वासन दे कि हर किसी को इलाज होगा, प्रशासन कैसे आश्वासन दे देगा? आप मतलब मान लीजिए इतनी पब्लिक है और वो भरे चला जा रहा है, वो मार्केट में वो फुलफिल कर रहा है, लोग अगर अपना ही खजाना भर लेंगे, अपने घर में भर लेंगे तो चीज़ें कहाँ से मैनेज हो पाएंगी? आप ये भी तो सोचिए, प्रैक्टिकली आप सोचिए चीज़ें। नहीं, मैं ये समझ रही हूँ कि ओवर बर्डन की स्थिति है, संसाधन कम है, लेकिन ये भी सवाल है वर्षा जी कि पिछले साल मार्च से कोरोना की जब एंट्री हुई यहाँ इंडिया में, उसके बाद एक समय था, एक अच्छा खासा समय मिला, इंडिया ने शुरुआत में अच्छे से रोका, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया गया था। अगर हम बाकी देशों के आंकड़े देखें तो हम बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि इतनी अच्छे तरीके से संभाल लिया गया था। हमारे यहाँ मौत के आंकड़े बहुत कम थे। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है जनता से भी लापरवाहियाँ हुई हैं, लेकिन सिस्टम की भी बहुत बड़ी चूक है क्योंकि उसने तैयारी नहीं की। उसने जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को मुस्तैद करना चाहिए था, बढ़ाया जाना चाहिए था, और किसी भी इमरजेंसी की स्थिति के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए था, उस प्रिपेयरनेस में बहुत ज़्यादा कमी लगता है कि वो 1 साल का जो पीरियड था, जो पीक पे आने के बाद उन लोगों को ये लगा कि अब ठीक है ये सारी चीज़ें फिनिश हो जाएंगी और हम लोग नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे, लेकिन प्रकृति ने इसका डबल हमारा ये दूसरी फिल्म रिलीज़ करके दी है आपको।
और वो ज़्यादा पहले से ज़्यादा भीषण है। exactly. आप खुद भी चलाती हैं, ठीक है, आप खुद भी एम्बुलेंस ड्राइव करती हैं दिन भर। एक बड़ा कंसर्न है कि सिक्योरिटी का, सेफ्टी का क्या क्या चीज़ें लेती हैं, डर लगता तो होगा आपको भी। मैं सच कहूँ तो अभी तक तो कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था। आज मुझे फ़ोन पे ये पता चला कि मेरी मम्मी जी रो रही हैं और मेरे हस्बैंड भी काफ़ी ज़्यादा घर में परेशान थे, वो भी सिर्फ मेरी सेफ्टी को लेकर के। मतलब गुस्सा तो हम बहुत नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये एक नाराज़गी के केयर के साथ एक नाराज़गी थी कि अगर हम सेफ्टी नहीं करेंगे तो कुछ हमें हो गया तो हमारे पीछे हमारी पूरी फैमिली है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं जो ये काम कर रही हूँ इसी से मैं शायद अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। एक प्रभु पे विश्वास है और इसकी सेफ्टी के लिए हम पीपी किट पहनते हैं, बाकी जो प्रिकॉशंस ले सकते हैं वही ले रहे हैं। कौन सी चीज़ ड्राइव करती है, कौन सी चीज़ है अंदर जो चलाती है कि नहीं करना है, घर में अभी नहीं बैठना, प्रिकॉशन रखते हुए अभी जाना है और मदद में हाथ बटाना है, मदद का हाथ बनना है किसी के लिए? मैं सच कहूँ तो ये सारी चीज़ें मुझे ब्लड में, विरासत में मेरे मम्मी पापा से मिली हैं कि अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो आंखें मूंदनी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको पूरी तरह से जब तक उसकी पूरी मदद नहीं हो जाएगी घर में नहीं बैठना। ये मेरे पेरेंट्स से आई है मुझ में, तो मैं बैठ नहीं सकती हूँ। मम्मी मेरी रो रही हैं, मैं उनसे पिछले 2-3 दिन से बात भी नहीं मैंने इसलिए किया क्योंकि वो शायद मुझे कसम खिला के इमोशनली ब्लैकमेल करके मुझे घर बैठा दे, तो डर के मारे मैं उनसे बात भी नहीं कर रही हूँ। तो बड़ी दीदी ने आज मुझे बताया कि वो काफ़ी रो रही थी और आज हस्बैंड भी शायद मेरी मम्मी जी को धमकी दी है कि मैं घर पर छोड़ के चला जाऊँगा, ये सुन नहीं रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक लोगों की मदद हमसे आखिरी दम तक हो पाएगी मैं करूँगी, बाकी प्रभु इच्छा। मैं इतनी देर से आपसे बात कर रही थी, मैं देख रही आपका फ़ोन कंटिन्यूअसली बज रहा है। मुझे नहीं पता और मैं नहीं चाहूँगी कि आप कोई ज़रूरतमंद फ़ोन करे और उसे तक ना पहुँचे। आप बिल्कुल अपना ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, और आप जो काम कर रही हैं बहुत काबिल तारीफ़ है। और बहुत सारे मतलब मौत और इन तमाम चीज़ें, भाग दौड़, लोग कैसे हलकान हो रहे हैं, इन सब के बीच शायद आपका काम, आपकी कहानी लोगों को एक पॉजिटिव कुछ असर छोड़ सके, उनको किसी को प्रेरित कर सके कि ठीक है, नागरिकों को भी हाथ मिलाना चाहिए, इंसानियत का रिश्ता निभाना चाहिए। एक अपील करना चाहूँगी। जी बिल्कुल। इस विषम परिस्थितियों में भी मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है घर से ना निकलें। उससे भी बड़ी बात है, हौसला नहीं खोना है। अपने लखनऊ को वापस हमें वैसे ही अच्छा, चमकदार, हरा भरा करना है, इसलिए हौसला नहीं खोना है। साथ में एक चीज़ बहुत ध्यान देनी है, अगर आपके आसपास कोई भी व्यक्ति बीमार है या डिप्रेशन का शिकार हो रहा है तो प्लीज़ आप उससे बातें करें, बातें करके उनको मोटिवेट करें और पॉजिटिविटी फैलाएं, निगेटिविटी से दूर रहें। ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो टीवी बंद कर दें, अखबार बंद कर दें, पॉजिटिव चीज़ों में रहें, खूब सारे जोक शेयर करें, हंसें, बोलें, बस इतना करें। ये समय निकल जाएगा और अच्छा समय बहुत जल्दी आएगा। ज़रूर, आपने जिस पॉइंट पर बात ख़त्म किया उसी की उम्मीद है कि ये वक्त जल्दी ख़त्म हो जाए और अच्छा समय लौट कर आए। ऑल द वेरी बेस्ट आपको और आप दोनों को भी, जो आपके ड्राइवर साहब हैं। काफ़ी ध्यान रखिएगा अपना, और आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। शुक्रिया वर्षा जी, शुक्रिया आपका। ये थी वर्षा वर्मा, जो कि एम्बुलेंस सर्विस चलाती हैं, जो ज़रूरतमंद है उनके लिए, जिनका कोई नहीं है और अंतिम संस्कार की ज़रूरत है, उनको अंतिम संस्कार भी मुहैया कराती हैं। तो मुलाकात का जो संदर्भ था वो ज़रूर निराशा का था, कोरोना की लहर और उससे हो रही बर्बादी, जान माल का नुकसान। लेकिन ये कहानी पॉजिटिव थी। पॉजिटिविटी भी ज़रूरी है। अपना बेहद ध्यान रखिए। जिस तरीके से घर में बैठकर भी सोशल मीडिया के थ्रू कई लोग मदद की जो रिक्वायरमेंट हैं, पोस्ट्स हैं, उनको सर्कुलेट करते हैं, आप किसी भी तरीके से काम आ सकें तो काम आइए, लेकिन उसमें भी अपनी सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान रखिए। और बिल्कुल इस बात का आपको अपने मन में ठानना है कि आप संक्रमण की चेन बढ़ाने का काम ना आएँ, आप भी सुरक्षित रहें और आपके थ्रू किसी और को, आपकी लापरवाही की वजह से किसी और को संक्रमण का शिकार ना बनना पड़े। ये थी लल्लन टॉप की मदद के हाथ की सीरीज़ के अंतर्गत ज़मीन से, ग्राउंड से हमारी रिपोर्ट। शुक्रिया हमें देखने के लिए। मैं स्वाति और मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी अमितेश।